चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पेपर। और ये पेपर है जून 2019 का। हालांकि मैंने इसके संबंध में आप लोगों से 3 पार्ट बना चुका हूँ, आज ये चौथा पार्ट है ना। पार्ट ये 4 है जून 2019 सोशल वर्क का सेकंड पेपर हम लोग बात कर रहे हैं इस समय। और कल मैंने आप लोगों से लगभग 150 जो है 116 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया था। यानी अगर मैं बात करूं तो 56 क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने कंप्लीट किया था कल। आज हम लोग बात करने वाले हैं 117, यानी इसका मतलब है 57 क्वेश्चन नंबर। यानी 50 के बाद जो है आपका 51 जो था वो सोशल वर्क वहीं से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 57 है। तो ध्यान रखिएगा, पहले एक अभिकथन आया है कि पारिस्थितिक नारीवाद के अनुसार पुरुषों की तुलना में महिलाएं प्रकृति के अधिक निकट हैं। क्या ये बात सत्य है? बताइए एक बार, कैसे सत्य है? देखिए, मैं अगर आप लोगों से यहाँ पे बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर जो 56 है, यहाँ जो बात की जा रही है महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं प्रकृति के अधिक निकट हैं। तो महिलाओं की स्थिति को अनिवार्य रूप से प्रकृति के करीब होने के रूप में देखा तो जाता है, क्योंकि श्रम के यौन विभाजन के भीतर उनके काम में हमेशा प्रकृति के साथ घनिष्ठता संबंध बनाए रखता है। तो यह दृष्टिकोण महिला प्रकृति संबंध को पारस्परिकता, सह जीवन और उद्भव के रूप में मानता है। तो यहाँ पे पुरुषों के कंपेयर में महिलाएं प्रकृति की निकट अधिक हैं, ये कहना उचित नहीं होगा। ये कहना उचित नहीं होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा आप लोगों से, इस जो है नारीवाद थ्योरी को लेकर या नारीवाद सिद्धांत से संबंधित ये प्रश्न आया है। ये प्रश्न है पारिस्थितिक नारीवाद का सिद्धांत, और ये यह बताता है कि पूंजीवाद केवल पितृ सत्तात्मक और पितृसत्तात्मक मूल्यों को दर्शाता है। तो इस धारणा का यह अर्थ बनता है कि पूंजीवाद के प्रभाव से महिलाओं को कोई फायदा नहीं हुआ है और इससे प्रकृति और संस्कृति के बीच एक हानिकारक विभाजन हुआ है। ठीक है, लेकिन जो ये क्लोजर की बात कर रहा है, वोमन क्लोजर, यानी एक प्रकार से महिला के प्रकृति के निकट की बात किया है। तो ये बेसिकली श्रम के यौन विभाजन के भीतर उनके काम में हमेशा प्रकृति के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखा तो है, लेकिन महिला प्रकृति संबंध में पारस्परिकता को लेकर, सद्भाव को लेकर, सहज जीवन को लेकर ये रूप में मानता है। तो ना तो ऑप्शन में सहजीवन को ही रिप्रेजेंट किया गया है, ना सद्भाव, और साथ ही साथ यहाँ पे एक शब्द दे दिया पुरुषों के कंपेयर में, ये देना ही नहीं चाहिए था उसे नारीवाद का, है ना। तो ये आपका असत्य है, ये गलत है। पर्यावरण से उसकी निकटता महिलाओं को पर्यावरण के प्रति अधिक सावधान और परिपोषक बनाता है। क्या कहना उचित समझेंगे? क्या कहना उचित समझेंगे? ये आपका सही है। हाँ, ये आपका स्टेटमेंट जो तर्क दिया गया है ये सत्य है। तो पर्यावरण से उसकी निकटता महिलाओं के पर्यावरण के प्रति अधिक सावधान और परिपोषक बनाता है, और ये बात सत्य है आपका। और ये भी बात आपको बता दूं, पारिस्थितिकी नारीवाद से ही संबंधित था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन पहला नहीं होगा, दूसरा होगा आपका। ठीक है, और पहला सत्य है, तो यह मैंने पहला आपको असत्य के रूप में बताया है, सत्य के रूप में नहीं बताया, इसलिए थर्ड भी कट जाएगा। और ए सत्य नहीं है, यानी ये कहने का मतलब है कि असत्य है ये पहली पॉइंट। और आर आपका सत्य है, ये स्टेटमेंट सही होगा। क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर जो 4 है ये आपका सही माना जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये सवाल अच्छा था, अप्लाइड टाइप के प्रश्न बनाए गए थे। आगे हम बात करेंगे विषम आपको चुनाव करना है, और मैंने शायद आप लोगों को पढ़ाया भी है इसके बारे में, एक बार इंग्लिश देख लीजिए। फाइंड द ऑड वन आउट करना है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं औद्योगिक विवाद अधिनियम के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन यहाँ विषम को चुनाव करना था। बहुत सरल प्रश्न था, केवल समझने पर आधारित था ये। पहला धरना। ओके, तो देखिए ये इस प्रश्न में अगर मैं आपसे बात करूँ तो देखिए ये धरना जो है, जो संगठन का होता है, जो कंपनी होती है उसका मालिक करता है ना। मालिक भी उसमें शामिल है, मतलब मालिक की एक अहम भूमिका मानी गई है। घेराव, तालाबंदी, है ना, ये तीनों एक ऐसे शब्द हैं
जहाँ पे अगर हम बात करें किसको रिप्रेजेंट करता है, नियोक्ता को रिप्रेजेंट करता है। लाइन से मैसेज आ रहा है। ओके, हड़ताल जो शब्द है आपका यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा, है ना। हड़ताल, हड़ताल किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई, यहाँ पे ये विषम शब्द को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, सर मैं ज्वाइन धरना कर कौन लेता हूँ। देगा? धरना धरना के धरना तो इंग्लिश, मालिक का देते हैं। श्रमिक देंगे और ना वो तो। देखिए यहाँ और पे, घेराव भी श्रमिक ही देते हैं सर। ये तालाबंदी है ना, ये मालिकों द्वारा होता है। ये वही सेम क्वेश्चन नहीं है सर, ये दूसरा क्वेश्चन। जी ये धरना, दूसरा जी ये दूसरा क्वेश्चन है, वो एक और था ना जिसमें तालाबंदी था वो। अच्छा 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 अच्छा। यहाँ पे एक मिनट आप देख लीजिए, ज़रा क्वेश्चन को देख लीजिए यहाँ पर आप सभी लोग, है ना। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे औद्योगिक विवाद अधिनियम के अनुसार धरना, धरना शब्द को, तो ये क्या आपको बताता है धरना शब्द? सर धरना श्रमिक वर्ग होता है, वो लोग देते हैं। हड़ताल धरना वही है ना कि मांगे पूरी नहीं होती है तो धरना दिया जाता है। सेम। तो यहाँ पे धरना किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा? सर हड़ताल नहीं करते हैं तो धरना देते हैं, काम भी करेंगे। ठीक है, मैं हड़ताल विषम नहीं को करेंगे। चुनना है, विषम शब्दों को चुनना है। ठीक है, यहाँ पे एक शब्द है केवल नियोक्ता वाला, जो काम है केवल एक है तालाबंदी, बाकी तीनों काम हाँ, कर्मचारियों वाले दिखाई दे रहे हैं। विषम। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें हड़ताल, देखिए हड़ताल क्या है, पहले एक बात समझिए। धरना वह शक्तिशाली हथियार माना जाता है धरना को, जो ट्रेड यूनियन और संघ और श्रमिकों और नियोक्ता, आपने अभी बोला है नियोक्ता, इसलिए नियोक्ता को भी इन्वॉल्व कर रहा है, श्रमिकों द्वारा नियोक्ता और उद्योग के मैनेजमेंट के द्वारा उसकी मांगों को शिकायतों के लिए किया जाता है ना। इस बात से सहमत होंगे आप सभी लोग। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें कि यह शिकायतों के जवाब में बड़े पैमाने पर इनकार का कारण होने वाले जो काम का ठहराव बताता है, उसको रिप्रेजेंट करता है धरना। वहीं जब हम हड़ताल वगैरह की बात करते हैं, स्ट्राइक की बात करते हैं, तो स्ट्राइक को काम करने की शर्तों और वेतन स्तर पर नौकरी के नुकसान के बारे में नियोक्ता के साथ तर्क के कारण काम जारी रखने से इनकार करने की बात करता है ना। तो आपको यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या लग रहा है, एक बार आप सभी लोग बताएं जरा, मैं एक बार बच्चों को ज्वाइन करता हूँ। तालाबंदी, तालाबंदी कैसे लग रहा है, थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करें आप सभी लोग। तालाबंदी सर एक ही काम ये मालिकों द्वारा किया जाता है। या मालिक द्वारा होगा, वही एक अकेला काम है। अच्छा अच्छा, तालाबंदी में हाँ सर, इसमें मालिक है ना, खुद काम के लिए मना कर तालाबंदी, देते हैं, वो काम नहीं देते हैं। ओके ओके। तालाबंदी यहाँ पे कह रहे हैं, तालाबंदी भी श्रमिकों की कुछ मांग होती है ना, और उस मांग के अगर हम बात करें तो पहले ही हथियार लेना या अपनी सौदाबाजी की स्थिति में सुधार करना या घाटा कम करने के लिए नियोजकों द्वारा जो है अस्थायी रूप से बंद कर देना, है ना। अस्थायी रूप से ना बंद करना, अस्थायी रूप से बंद करना। मांगों को पूरी ना करने की रणनीति के साथ में ताला बंद कर देते हैं। तालाबंदी। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारे सामने कौन सा है, 158, 100 जो है 18 की बात करते हैं। इसका सही जवाब क्या आया है, जरा एक बार क्वेश्चन में जरा देखना आप सभी लोग, ऑप्शन में किसी के पास अगर आंसर है तो क्या दिया गया, किसी के पास है, कोई बच्चे के पास है? बुक में है, बुक में है। बुक में किसी बच्चे को क्या बताया है इसमें? अरिहंत की बुक है, उसमें भी फोर्थ दिखा रहे हैं। फोर्थ तालाबंदी दिखा रहा है। ओके चलो, फिर यहाँ पे तालाबंदी को ही आप लोग करेक्ट करो भाई। ठीक है, तालाबंदी क्योंकि नियोजिता आपने यहाँ पे इन्वॉल्व किया है, बाकी और किसी चीज़ों में तालाबंदी से संबंध में और भी जो ऑप्शन दिए जा रहे हैं वो आपको जो है श्रमिकों की भूमिका उसमें देखने को मिल रही है। तो ओड और इवन में इस तरीके से आपने इसको निकाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 फिर अगेन सही हो जाएगा। ठीक है, तालाबंदी। क्वेश्चन नंबर 119 है आपके सामने, यानी आप कह सकते हो 59 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 बता रहा है और अनुच्छेद 226 बता रहा है। या बताओ किससे संबंधित है 32 और 226? संवैधानिक उपचार। ओके, हाँ सर। संवैधानिक उपचार। तो संवैधानिक उपचार आप लोगों ने सही बताया, लेकिन 32 के परिप्रेक्ष्य में बताया है ना। 32 के परिप्रेक्ष्य में बताया है आप लोगों ने। 226 भी बताइए आप लोग। अनुच्छेद
26 और 32 किससे संबंधित है? वन, न्यायिक उपचार। देखिए, जो अनुच्छेद 226 है वो संवैधानिक अधिकार बताता है, संवैधानिक अधिकार बताता है। यदि राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा की जाती है तो आर्टिकल 32 को निलंबित किया जाता है, आपने मालूम होगा। और आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो आर्टिकल 32 के दायरे में जो है सीमित है, क्योंकि मौलिक अधिकार का उल्लंघन के मामले में इसको लागू हम करते हैं, इसके मामले में हम जो है लागू करते हैं। तो अधिकार की बात करेंगे तो 32 आपका मौलिक अधिकार बताता है, ये बात तो जानते होंगे आप लोग। संवैधानिक अधिकार आपको 226 बताता है, कि बात को समझिए आप सभी। और ये राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा की जाती है आर्टिकल 32 को, जो निलंबित किया जा सकता है, और ये सस्पेंशन की बात करता है ना। वहीं अगर 226 में है तो आपातकाल के समय में निलंबित नहीं हो सकता है, ये बात की जाती है। इसके परिप्रेक्ष्य में दायरा अगर हम बात करें, 32 कहती है कि आपको केवल मौलिक अधिकार का उल्लंघन के मामले में लागू होता है, ये 32 आपको कहती है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ 226 में, तो ना केवल मौलिक अधिकार बल्कि कानूनी अधिकार का उल्लंघन करने के मामले पर भी ये लागू होता है। दोनों बातों को समझते चलिए साथ ही साथ, यहाँ पे आप तभी से इस तरीके से आप कर पाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय को पूरे भारत में रिट जारी करने का अधिकार देता है। सर्वोच्च न्यायालय के पास व्यापक क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र है, ये बात जानते हैं। आर्टिकल 32 कहता है आपको। आर्टिकल 226 की अगर हम बात करते हैं तो उच्च न्यायालय में केवल अपने स्थानीय अधिकार क्षेत्र में रिट जारी करने का अधिकार देता है कि नहीं? मौलिक अधिकार है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। डिस्क्रिप्शन अगर हम विवेक की बात करें, उसके विवेकाधीन शक्ति प्रदान करने का अर्थ में यहाँ पे उच्च न्यायालय के विवेक पर है, जो रिट जारी करे या ना करे। तो ये दोनों का अगर हम निष्कर्ष निकालें तो हमारे सामने आता है प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशंस की बात आती है। संवैधानिक उपचार गलत हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। संवैधानिक, ये दोनों का एक प्रकार का संबंध बताया, निष्कर्ष को रिजल्ट निकाला तो वह प्रशासनिक उपचार बन जाएगा। यहाँ ध्यान रखिएगा सभी लोग, आप सभी लोग, एडमिनिस्ट्रेटिव जो है रेमेडीज़ शब्द आता है आपका, ठीक है, भारतीय संविधान के अंतर्गत। ऑप्शन, एक बार मैं बच्चों को ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है, कोई बच्चा ज्वाइन हो रहा है, विजय जी ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, जब आपसे कभी एग्ज़ाम में प्रश्न आप लोगों से बनेगा कि भाई अनुच्छेद 32 और 226 का संबंध बताइए भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में, दोनों शब्द आएगा तो निष्कर्ष को लेकर सोचेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन उपचार की बात करेगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा, ना कि न्यायिक संवैधानिक उपचार। ये केवल एक चीज़ों को बता रहा था आप लोगों से, संवैधानिक उपचार के परिप्रेक्ष्य में 226 बता रहा था, ठीक है। उसके परिप्रेक्ष्य में जब मौलिक कर्तव्य की बात होती तो वहाँ पे 32 आता है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे नेक्स्ट पर हम लोग, और हमारे सामने 120 है, यानी 120 नंबर का सवाल है ना। और 120 अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हमारा यहाँ पे जो रिप्रेजेंट होने वाला है, ये देखिए प्रश्न क्या बता रहा है आपसे। कह रहा है कि सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए देशज ज्ञान किस लिए उपयोगी हो सकता है। तो ये सोशल वर्कर के लिए है, यानी आप सब लोग अपने मन से सोच के बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। पहला ऑप्शन, पहला पॉइंट कहता है कि सामाजिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भों में अर्थ निकालना होता है। क्या सोशल वर्कर देशज ज्ञान के लेकर अगर हम उपयोग करते हैं तो उसके अर्थ निकालने की बात करेगा। दूसरा, वहीं अगर हम लोग बात करते हैं तो सीमांतीकरण और उत्पीड़न की जड़ें को जो चिन्हित करता है। देखिए, मैं आपसे कहूँगा पहले वाले को आप अभी सत्य नहीं कहिएगा सभी लोग, है ना। सामाजिक कार्यकर्ता के लिए देशज ज्ञान सामाजिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भों में अर्थ निकालना नहीं होता है। इस चीज़ को आप ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पे अगर हम बात करें तो शैक्षिक और व्यावसायिक विधा है, जहाँ सामुदायिक संगठन और अन्य विधियों द्वारा लोगों एवं समूहों के जीवन स्तर को उन्नत बनाने में मदद करता है। तो एक प्रकार से सामाजिक माहौल के बीच में जो अंतःक्रिया है उसको प्रोत्साहित करके व्यक्तियों की क्षमताओं को बेहतर करने की बात करता है, ताकि वे अपनी ज़िंदगी की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा कर सकें और अपनी तकलीफ़ों को वो कम कर सकें। इस तरीके का काम करता है सोशल वर्क, ठीक है। तो मैं आप लोगों से कहूँगा यहाँ पर कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भों में अर्थ निकालने की बात नहीं करता देशज ज्ञान का अर्थ में सोशल वर्कर का, तो ये गलत है। बल्कि अगर हम बात करें समस्याओं को चिन्हित करता है कि भाई प्रॉब्लम्स क्या आ गई, ठीक है,
कहाँ तक उसका लेवल है, यानी टोटली मिला के अगर मैं एक शब्द बोलूँ तो करंट लेवल की बात करता है। क्लाइंट के करंट लेवल कहाँ तक का है, मतलब वो सक्षम कहाँ तक है, और उसके बाद वो असामाजिक तथ्य उसके अंदर कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, वही ऑप्शन आपका 2 बता रहा है। बात करते हैं समाज कार्य के अभ्यास को वैश्विक बनाना। वैश्विक बनाना देखो ये देशज ज्ञान के लिए उपयोगी है, ये बात सत्य है आपका, ठीक है। तो ऑप्शन ये प्रैक्टिकल के आधार पर प्रश्न पूछा गया, यानी बी भी सही है, सी भी सही है। समाज कार्य अभ्यास को अधिक न्यायपूर्ण बनाना, न्यायपूर्ण थोड़ी ना बनाना होता है, सुधारपूर्ण पुनर्वासपूर्ण बनाना ठीक होता है। यहाँ पर मैं आपसे कहूँगा ये भी गलत हो जाएगा, केवल बी आपका सही है और सी सही है। जिस ऑप्शन में बी एंड सी दिखेगा वही कूट आपका सही होगा। देखिए ऑप्शन नंबर 2 में है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 120 का मतलब हो गया 60, है ना, सही जा रहा है। थोड़ा सा सर लग रहा है डाउट। क्या डाउट लग रहा है बताओ। फोर्थ पॉइंट क्यों गलत बताया आपने? अधिक न्यायपूर्ण बनाना होता है। सामाजिक कार्यकर्ता का जो देशज ज्ञान है वो समाज कार्य अभ्यास के दौरान आप गए हो न्यायपूर्ण, वहाँ पे नेता बनने गए हैं आप, वहाँ पे पंच निर्णय की क्रिया संचालित करने गए हैं आप। न्यायपूर्ण प्रैक्टिकल दौरान में आप क्या करना उचित समझेंगे, सुधार करना उचित लगेगा आपको कि आप न्याय या किसी थर्ड पर्सन के रूप में जाके समस्या का सुलझाने की प्रक्रिया में संचालित सबसे ज़्यादा सकारात्मक होगा, किस में सकारात्मक अच्छा होगा बताओ, न्यायपूर्ण में या सुधार में या पुनर्वास में? सुधार और पुनर्वास ये मेन काम है। तो फिर उसके बाद अधिक न्यायपूर्ण बनाने का क्या अर्थ निकाल सकते हो आप? अर्थ कैसे निकाल सकते हो आप? ये आपका पॉइंट 4 वाला गलत हो जाएगा। अगर आपको ऐसे प्रश्न अगर सही तरीके से समझ नहीं आते हैं तो फिर आपके लिए दिक्कत है, इसलिए प्रश्नों को समझने की कोशिश करिए। अप्लाइड प्रश्नों में सोशल वर्कर का काम होता है समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, और ये आप जानते हैं इंग्लैंड में जो 1536 में एक कानून बनाया गया, निर्धनों की सहायता करने के लिए कार्य योजना बनाई गई थी। तो उसका मतलब ये नहीं कि न्यायपूर्ण बनाना वहाँ पे काम हो रहा था, उनको पुनर्वास करने की बात आ रही थी। बहुत प्राचीन 18वीं शताब्दी में भी, औद्योगिक क्रांति में भी पढ़ेंगे तो भी आपको मिलेगा। यहाँ तक कि अमेरिका में खुद ये बात कही गई कि निर्धनों और अशक्त को लोगों को जो है समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा, और उसके लिए कई कानून बनाए गए। आप उनकी बात छोड़ो, आप चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के बारे में बात कर लो। 1869-77 में दोनों में बात की जा रही है सहायता देने के लिए, न्यायपूर्ण सहायता नहीं देने की बात की गई है, हर जगह सुधारने की बात की गई है, समाज की कल्याण की बात की गई है ना। ये बात ध्यान रखिएगा, समाज कार्य के तहत व्यावसायिक दृष्टि से विकसित हुआ है, इसलिए व्यावसायिक दृष्टिकोण से ही आप लोग सोचें। यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 2 वाला। आगे बढ़िए, नेक्स्ट सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर में अगर आपके सामने यहाँ पर फिर आपको गद्यांश आ गया, गद्यांश ही है ना, ये क्या है ये? हाँ, पैसेज। पैसेज ही है, कॉम्प्रिहेंसन है। हाँ तो कॉम्प्रिहेंसन है ये, एक बार इसको भी हम स्किप कर देते हैं, है ना भाई? क्यों कुणाल सर? 20 कितने तक गया है ये कॉम्प्रिहेंसन, बताइए जरा एक बार। 26 को लेना है हम लोगों को, क्वेश्चन नंबर 26 को लेना है, और क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 26 को लेना है। ये देखिए आ गया आप, ठीक है। अब आप ध्यान से सुन लीजिए इस प्रश्न को भी, यानी 126 का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 66 हो जाएगा ना, 66 हो जाएगा, 76 हो जाएगा। 50 के बाद है ना, 26 से 76। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट में, कौन से स्रोत हैं? लोक कथाएं, मौलिक वृत्तांत, कहानियाँ, उपन्यास। फूड वाला है, सभी सही होंगे। ये तो सभी सही है। हाँ, सभी सारे। ओके ओके, सही जवाब, करेक्ट जवाब हो जाएगा। लोक कथाएं भी हो जाएंगी, मौलिक वृत्तांत भी हो जाएंगी, कहानियाँ, उपन्यास, देशज ज्ञान के स्रोत हैं ये सभी, ठीक है भाई। ये सारे चीज़ों हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन आप देख लीजिए 4 में आ जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में ABCD सारे दिए गए हैं। चलिए
क्वेश्चन नंबर 127, क्वेश्चन नंबर 127 दिया गया है, बताइए ज़रा एक बार मुझे। बोलिए। सर दूसरा और तीसरा नंबर ए और डी सर। ओके ओके, निम्नलिखित में से लिंग और वर्ग पर आधारित असमानताओं को चुनौती दे रहा हो, है ना, चुनौती अगर दे रहा है तो आप देखिए नृजातीय संवेदीय समाज कार्य होगा, फिर विभेदीय विरोधी समाज कार्य होगा, नारीवाद समाज कार्य और अतिवादी समाज कार्य। ये क्या लिंग और वर्ग आधारित असमानता को चुनौती देता है? नारीवादी तो देता है ना सर, लिंगवादी को देगा ना। नारीवाद कहाँ देगा? नारीवाद तो स्पष्ट है नहीं देगा। अतिवादी के बारे में बताइए, नारीवाद कहाँ देता है भाई? जी जी, सॉरी, वही वही फेमिनिज्म शब्द ही है। क्या दिया गया है नारीवादी? एक मिनट, यहाँ पे देखिए एंटी डिस्क्रिप्शनेशन दिया गया। सर वही है सर, वो मिसप्रिंट हो गया होगा। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे आप थोड़ा सा इसकी इंग्लिश देखिए, इंग्लिश में कंफर्म हो जाएगा, है ना, करेक्ट, ठीक है। तो वही है, मिल गया ना आपको यहाँ पे। तो आप नारीवाद समाज कार्य को तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से भाई, क्योंकि ये तो साफ महिलाओं के बारे में बात करता है ना। अब बात हमारे सामने है अतिवादी समाज कार्य के बारे में, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। रेडिकल सोशल वर्क, है ना, रेडिकल सोशल वर्क तो होगा सर, ये भी होगा। रेडिकल सोशल वर्क नहीं। देखिए यहाँ आपका केवल पहला और दूसरा, एक एथिक और एक एंटी जो आपका दिया गया है। दूसरा में क्या था? नृजाति था एक, और एक ऑप्शन में क्या था? भेदभाव, है ना। तो यही यहाँ पर केवल जो है लिंग और वर्ग पर आधारित है। केवल आपका जो है यही दो ऐसे हैं जो लिंग और वर्ग पर आधारित हैं। मैं आपसे कहूँगा केवल ए और बी लगाइए, बस केवल ए और बी का ही चुनाव करिए। बाकी यहाँ पे आपका सही माना जाएगा पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन। जो रेडिकल सोशल वर्क था वो रॉबर्ट बेली के द्वारा दिया गया था, मूलभूत समाज कार्य। तो वहाँ अगर हम बात करें तो जैसे कि उन्होंने एक स्टेटमेंट को उठाया था, तो वहाँ पे कोई लिंग और वर्ग पर आधारित असमानता की बात नहीं की थी, ठीक है। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, अगर जहाँ पे ए बी लिखा होगा वही आपका करेक्ट रहेगा। केवल पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे सत्य रहेगा, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 127 नंबर का है, यानी 77 क्वेश्चन है। तो ये पहला वाला आपका सही माना जाएगा, पहला वाला, एक और दो दोनों सही है, ठीक है। बाकी आप संवेदी एक बार बता दीजिए। किसके बारे में? जातीय संवेदी समाज का अच्छा, अतिवादी समाज कार्य के बारे में बात कर रहे हैं आप? ऑप्शन ए के बारे में। अच्छा अच्छा अच्छा, नृजातीय संवेदीय समाज कार्य, ठीक है। ये देखिए, अगर हम इसके बारे में बात करें तो यह नृजातीय समाज कार्य के अर्थों के बारे में रिप्रेजेंट होना है। यानी एक कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि इसके अंतर्गत हम जो है गुणात्मक अनुसंधान विधि का प्रयोग करते हैं। अक्सर ये समाज कार्य के विशेष रूप से मानव शास्त्र और समाज शास्त्र में, उसके अंतर्गत जो मानव समाज है, संस्कृति है, जो अनुभव जन्य आंकड़े हैं, उनको जुटाने पर कार्य हम काम करते हैं। तो जो नृजातीय संवेदीय समाज कार्य है, ये बेसिकली आंकड़े को संग्रहित करता है और अवलोकन करता है, साक्षात्कार करता है, प्रश्नावली करता है। इन्हीं के माध्यम से हम नृजातीय का अध्ययन करते हैं, नृजातीय का अध्ययन करते हैं। साफ शब्दों में आपको अगर हम बात करें, यहाँ पे एक आपने शब्द सुना होगा इथनोस। इथनोस का मतलब होता है फोक, फोक का मतलब होता है लोग, लोक होता है। और एक अर्थ बनाया गया था पीपल, पीपल का मतलब था लोग।
यानी नेशन कह सकते हो, राष्ट्र कह सकते हो। और वहीं दूसरे की बात अगर हम करते हैं तो ग्राफो एक अर्थ निकालता है, जिसको हम लोग एथनोग्राफी के नाम से जानते हैं, नृजातीय को। तो एक ग्राफो एक शब्द बनता है जिसका अर्थ होता है लिखना, ठीक है। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि एक प्रकार के लोगों से और संस्कृतियों का व्यवस्थित अध्ययन करना, जहाँ सांस्कृतिक घटनाओं का पता लगाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, जहाँ सामाजिक कार्यकर्ता अध्ययन के विषय के दृष्टिकोण से समाज का अवलोकन करता है, वह बेसिकली नृवंश विज्ञान भी के रूप में आ जाता है, नृजातीय अध्ययन के रूप में भी आ जाता है। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि आंशिक रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि इसका उपयोग संज्ञा के रूप में किया जाता है। तो इसलिए हम लिंग और वर्ग के आधार पर लैंगिक असमानता के बारे में नृजातीय संवेदी समाज कार्य के अंतर्गत पढ़ते हैं या उसके बारे में हम जानकारी रखते हैं, वहाँ पे चुनौतियों का सामना भी देखने को मिलती है। ठीक उसी प्रकार से भेदभाव विरोधी समाज कार्य है, जैसे कि धारणाएं बन जाती हैं लोगों की, महिलाओं ये कर सकती हैं, महिलाएं ये नहीं कर सकती हैं। इस तरीके का जो अवधारणाएं पूर्व में बनाई गई हैं वो बेसिकली एक प्रकार से भेदभाव विरोधी समाज कार्य के रूप में आता है। महिलाएं ये नहीं कर सकती हैं, है ना। तो यह एक प्रकार से पार्ट बन जाता है, एक प्रकार से आप कहें कि अपनी सोच और विचारधारा को प्रदर्शित करने से बचने की भी बात हो सकती है यहाँ पर। तो मैं आपसे कहूँगा कि पहला और दूसरा आपका सही रहेगा यहाँ पर, है ना। वहीं अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 128, जी कुछ कह रहे हो? ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं एक और पॉइंट, एक और सवाल पर, जो है YWCA के बारे में हम बात करें इसके बारे में, तो ये भी आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है। यंग वोमेंस क्रिश्चियंस एसोसिएशन है ना, आप लोगों को अच्छे से मालूम होगा इसके बारे में। तो आप मुझे ज़रा बताएं इसके बारे में। बताया गया कि इसकी स्थापना कब हुई है, एक प्रकार से अगर हम बात करें इसकी, इस्टेब्लिश कब किया गया है, इस्टेब्लिश। यहाँ पे अगर हम बात करें, ओके, तो देखिए 46 आपने बताया कि नेशनल YWCA स्कूल ऑफ सोशल वर्क की स्थापना जो हुई है वो 1946 में लखनऊ में की गई थी। यह आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर हम बात करें इंग्लैंड, तो हालांकि नहीं पूछा जाएगा, अगर आपसे इंग्लैंड के बारे में अगर आता है तो वहाँ पे इसका ईयर्स जो है अलग हो जाता है, इसको आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वहाँ पे 1855 का भूमिका हमें देखने को मिलती है, 1855। तो जब दो महिलाओं के समूहों में जो है महिलाओं की सहायता के लिए मुलाकात थी, तो एक समूह में महिलाओं के लिए प्रार्थना करना और एक संघ का गठन करना, और दूसरे में युवा महिलाओं के लिए ईसाई घर या चर्च की स्थापना करना, ठीक है। तो यंग वुमेंस क्रिश्चियंस एसोसिएशन का नाम दिया गया। तो ये अगर हम बात करें इस पॉइंट ऑफ से परपेच से, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है 1946 लखनऊ का आएगा। और अगर ऑप्शन में अगर इंग्लैंड 1855 लिखा है तो वो आपका इंग्लैंड का आता है, ठीक है, इंग्लैंड का। इसको आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ये भी नाम आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है। एक आप लोगों ने सुना होगा YMCA करके, YMCA करके नाम सुना होगा, तो वो किसके परिप्रेक्ष्य में है? यंग मैन के परिप्रेक्ष्य में है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये YMCA। तो इसकी स्थापना जॉर्ज विलियमसन ने किया था लंदन में शुरुआत में 6 जून 1844 को, 6 जून 1844 को हुआ था। ये एक प्रकार की नॉन गवर्नमेंटल NGO है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा सभी लोग, है ना। तो इम्पोर्टेंट है जी, 6 जून 1844 जॉर्ज विलियमसन आप नोट करना कर लीजिए, YMCA, है ना, 6 जून 1844 ये आपका नाम आ जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा इसका। और जॉर्ज विलियमसन इसका यहाँ पर करेक्ट नाम हो जाएगा। इसकी स्थापना में एक भूमिका निभाया है जॉर्ज विलियम्स। आगे बढ़िए और नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। आप लोगों को भली भांति तरीके से मालूम होगा, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने आ गया है इस समय 129। 129 का मतलब हो जाएगा 79, है ना। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा हमारा?
सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ही आपका पहला जवाब सही माना जाएगा। एक मिनट, चलिए सत्य शोधक समाज की अगर हम स्थापना की बात करते हैं तो यहाँ पर नाम नहीं, ये आपका सर्वेंट इंडिया सोसाइटी यानी समाज संघ की बात करेंगे। महात्मा गांधी आपका गलत हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर भी गलत हो जाएगा, ज्योतिबा फूले इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे सही जवाब आप बताओ किसको बताना चाहेंगे? ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फूले ही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, है ना। अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना किसने किया है? अम्बेडकर। कब किया था? 1924। शाबाश, क्या बात है, 1924 में अखिल भारतीय, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, दलित वर्ग की बात किया था। वहीं अगर हम बात करते हैं, अच्छा इसके बारे में मुझे क्या बताना है, इसमें आप ये याद कर लीजिए केवल अनुसूचित जाति परसंघ की स्थापना भी 1942 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। तो ये दूसरी पॉइंट आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से याद रखिएगा, क्योंकि इस समय बड़े चर्चित में चल रहे हैं, मोटिवेशन में काफ़ी ज़्यादा आते हैं, इनका नाम आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, तो इसलिए आप इनका नाम थोड़ा सा ध्यान रख के चलिएगा। वहीं बात करते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में, तो महात्मा गांधी जी किस चीज़ की स्थापना की है? हालांकि इनका तो बहुत सारी जगहों पे इनका, हरिजन समाज। हाँ हाँ, आप ये भी कह सकते हो, ठीक है। बहुत जगहों पे इनका नाम आता है, देखने को मिलता है, तो इसलिए आप सभी लोग इनके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा, महात्मा गांधी जी के बारे में कि कौन सी स्थापना कब क्या किया है वर्ग, या ठीक है ना। और एक नाम आता है यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले, तो गोपाल कृष्ण गोखले समाज सेवा द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, भारत सेवक समाज, और नवयुवकों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षण देने की बात अगर कोई किया था तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। और ज्योतिबा फूले की बात करते हैं तो सत्य शोधक समाज है 1873 में, है ना। गुलामगिरी 1872 में इनकी किताब आई थी, तो ये दलित और निम्न जाति लोगों के कल्याण की बात करते थे, है कि नहीं? क्लियर, हाँ, याद रखिएगा। बाकी महात्मा गांधी के बारे में हम अगर बात करें आप लोगों से, असहयोग आंदोलन समझ के जाइएगा, इसकी शुरुआत 1920 में हुई थी, ठीक है। स्वराज पार्टी में अगर हम बात करते हैं इनकी भूमिका रही, खिलाफत आंदोलन में भूमिका रही, खेड़ा सत्याग्रह में रही, आहमदिया सत्याग्रह में रहा, जलियांवाला बाग हत्याकांड में भी रहा है। तो ये सारी चीज़ें, आप हरिजन समाज की बात कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। एग्ज़ाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट सवाल देखिएगा। देखिए ये भी प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसे प्रश्न आपको जो है इसके उत्तर अगर आप पढ़े हैं इग्नू की बुक, तब आप ये ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे, है ना। ये भी प्रश्न इग्नू के ही बुक में मिलता है, बाकी इसका कहीं अलग से कोई कंटेंट नहीं मिलता है। तो समाज कार्य के शिक्षा और संसाधन प्रबंधन और परामर्शदात्री कार्यों का निर्धारण किया गया है। तो ये किसने किया है कि समाज कार्य शिक्षा और संसाधन प्रबंधन और परामर्शदात्री कार्यों का निर्धारण? वह नाम आप लोग जरा मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 130 जी। के मिल, हाँ, यहाँ पे बात करते हैं तो वी ड्यूबोइस और के मिले की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका जो सेकंड वाला चल रहा है, यह ऐसा एक विद्वान है जिन्होंने समाज कार्य शिक्षा पर भी व्यापक चर्चा किया है, संसाधन प्रबंधन पर भी बात किया है, और परामर्शदात्री कार्यों पर। मतलब परामर्शदात्री का मतलब होता है कि सामाजिक कार्यकर्ता के जो स्किल बताए गए हैं, गुण बताए गए हैं, निपुणता जो बताई गई हैं, जो कौशल बताए गए हैं, जो कार्य बताए गए हैं, फंक्शन। ऑप्शन आपका सही रहेगा, एक आपका सेकंड वाला, है ना। अब एक प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 131 है, और 131 को अगर हम बात करें तो 71 कहेंगे, कितना, सॉरी 81 कहेंगे, 81 कहेंगे इसको ना, बोलिए। तो हाँ, आप अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए जरा, अभिकथन आपके सामने दिया गया है कि सामाजिक विधान मूलभूत अधिकारों को अभिगम्यता को सुनिश्चित करता है। आपके सामने सवाल है, सामाजिक विधान मूलभूत अधिकारों को अभिगम्यता को सुनिश्चित करता है।
क्या ये सही आप कहना उचित करेंगे? बिल्कुल सत्य है ये, और ये आपके लिए सत्य हो जाएगा। सामाजिक विधान के उल्लंघन पर जनहित याचिका दायर की जा सकती है, ये भी सत्य है ना? ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, क्या आप सामाजिक विधान मूलभूत अधिकार की बात कर रहा है, सामाजिक विधान के उल्लंघन जनहित याचिका की दायर की बात कर रही है? देखो यहाँ पे ये शब्द को आप समझ के व्याख्या मत कर दीजिएगा। कहीं सामाजिक विधान मूलभूत लिखा हुआ है या सामाजिक विधान शब्द लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी वही लिखा हुआ, तो इसका मतलब व्याख्या नहीं हो रही है। इसका मतलब होता है कि हमें अर्थ को समझना होता है। इसके जो बातें कही जा रही हैं, क्या ये जो पहली पॉइंट कही जा रही है, क्या ये सही तरीके से आर वाली पॉइंट इसकी तर्क के आधार पर व्याख्या कर रही है, तो हम कहेंगे सही है। लेकिन जो जनहित याचिका का दायर की जा सकती है, वो अधिकारों के अभिगम्यता को सुनिश्चित करने को लेकर अलग बात करता है। यहाँ पे अभिगम्यता शब्द, अभिगम्यता आप कितने लोग जान रहे हैं यहाँ पे? भाई जरा मुझे बताएं एक बार, अभिगम्यता। और बता दीजिए। आसानी से चलना फिरना होना, ओके, सपोर्ट करता है। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ पे अभिगम्यता शब्द किसको लिया है? फंडामेंटल राइट को। अब अधिकार उस, इंश्योर अच्छा 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 अच्छा, इंश्योर को, उसको चलने के लिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इंश्योर को लिया है इसने। तो यहाँ जो शब्द इंश्योर दिया गया है, इसका मतलब एक प्रकार को सुनिश्चित करने की बात कर रहा है। तो मैं अगर आपसे बात करूँ, इंश्योर का मतलब हो गया कि सामाजिक विधान मूलभूत अधिकारों को श्योर करता है, सुनिश्चित करता है ना? किस चीज़ को? अभिगम्यता को। अभिगम्यता यहाँ पे इंश्योर एक्सेस की बात कर रहा है। एक्सेस, हाँ। एक्सेस क्या बना सकता है आपको यहाँ पे? मतलब एक्सेप्ट जैसे शब्दों को, कह सकते हैं, बट किसी चीज का होना, उसको कर पाना, वो एक्सेस होगा ना। निहित हो जिसमें जो चीज़ें निहित हो, वेरी गुड, ये सही व्याख्या थी। एक्सेस का मतलब होता है निहित होना। तो मूलभूत अधिकार जो होते हैं वो निहित होते हैं, अधिकारों में सुनिश्चित होता है। तो ये निश्चित होता है, एक प्रकार से उसकी पहुंच होती है ना? अप्रोच होता है ये। तो एक्सेस का अर्थ यहाँ पे अप्रोचेस से लिया गया है, एक प्रकार से पहुंच से लिया गया है, निहित से लिया गया है, प्रवेश से लिया गया है। ठीक है, अभिगम्यता है ना? तो यहाँ मैं आपसे कहूँगा कि ये भी सही, ये भी सही, परंतु ये उल्लंघन पर जनहित याचिका है और ये शामिल करने की बात करता है, निहित करने की। लेकिन कौन, क्या? मूलभूत फंडामेंटल अधिकार, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट करता है। तो ये स्टेटमेंट अलग है, ये स्टेटमेंट अलग है, इसलिए इसकी व्याख्या नहीं होगी। ए आर तो दोनों सही होंगे। ऑप्शन नंबर आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 वाला ना, यही सही है आपका, 4 वाला ऑप्शन है ना? निम्नलिखित में से कौन सा आलेख या क्लासिकी आलेख है जिससे फ्लेक्सनर ने समाजकार्य के वास्तव में दर्ज करने के बारे में प्रस्तुत किया था? पहला ही आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना? ऑप्शन नंबर इज सोशल वर्क ऑफ प्रोफेशन। इसकी हिंदी अगर हम बात करें तो क्या समाज कार्य एक व्यवसाय है? तो इसी की इंग्लिश लिख दिया है। बात वही है प्रश्न में, है ना, जहाँ पे मूल्यांकन के आधार पे बात किया था अब्राहम फ्लेक्सनर ने। करेक्ट है ना? हाँ। ओके, आगे हम बात करते हैं मैरी रिचमंड के बारे में। यहाँ पे कौन सी किताब है जो मैरी रिचमंड की नहीं है? थर्ड, अच्छा, लेटर्स टू फॉलो वर्कर्स, है ना? तो यहाँ पे सही जवाब क्या होना चाहिए बताइए? लेटर्स टू फॉलो वर्कर्स। ओके, यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, बोलिए। हाँ, हाँ, ये किताब इनकी नहीं है ना? ये बेसिकली एक प्रकार से अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रश्न है लेटर्स टू फॉलो वर्कर्स, ये किताब किसी अलग विद्वान की है। ठीक है, और यहाँ जो सही जवाब हो जाएगा सोशल डायग्नोसिस। सोशल डायग्नोसिस आपका मैरी रिचमंड 1917 में आ जाएगा, और व्हाट इज़ सोशल केस वर्क 1922 में आ जाएगा, और फ्रेंडली विजिटर अमंग द पुअर 1899 आ जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट सवाल पर, और ये सवाल हमारे सामने आ गया, ये 134 यानी 84 क्वेश्चन, और 84 का जो क्वेश्चन का जवाब होगा वो आपको बताना है। सवाल आपके सामने कि परिस्थितियों के सामाजिक विश्लेषण और परिस्थितियों के बदलाव में जनता की भूमिका संबंधित जागृति को
निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? कोई ज्वाइन नहीं हुआ क्या? ग्रुप में मैसेज आए। ओके, तो यहाँ पे आपने जवाब क्या बताया भी? आपने जवाब मुझे बताया है अधिकार चेतना को लेकर। देखिए यहाँ प्रश्न है परिस्थितियों के ध्यान दीजिएगा, सामाजिक विश्लेषण और इन परिस्थितियों के बदलाव में जनता की भूमिका संबंधित जागृति मतलब यहाँ पे संबंधित जागृति में ही अधिकार चेतना हो जाएगा आपका यहाँ पे, है ना। अगर हम बात करें यहाँ पे, हाँ यहाँ अगर हम बात करें ना आप लोगों से, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 ही सही है, बल्कि प्रबंधन विश्लेषण तो नहीं आएगा आपका यहाँ पे, और ना ही क्रियान्वयन आएगा। बचा एक शब्द ये कि प्रवर्तकता क्या होती है। इसकी इंग्लिश देख लीजिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा। प्रवक्ता का मतलब क्या है? हाँ, मतलब लचीलापन कह सकते हो, है ना। अच्छा 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 अच्छा, ये आप इसको रिफ्लेक्ट है ना, ये रिफ्लेक्ट क्या है ये? रिफ्लेक्ट प्रतिकर्षण मतलब किसी चीज को स्वीकार ना करना। ओके ओके ओके, अस्वीकृति एक तरह से। हाँ, वापस कर देना। अच्छा अच्छा, रिफ्लेक्टिव जो है रिफ्लेक्टिविटी का मतलब बन जाएगा यहाँ पर। तो जिसको आपने क्या बोला? स्वीकार ना करना, है ना। चल, प्रतिकर्षण या स्वीकार ना करना, उसे रोकना। ओके ओके, तो एक प्रकार से एक ऐसी क्रिया है जो अनैच्छिक शारीरिक प्रतिक्रिया होती है ना। चल, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा अधिकार चेतना, ऑप्शन नंबर सही जवाब हो जाएगा 3 वाला। सोशल एक्शन का पार्ट। सोशल एक्शन का पार्ट है, हाँ बिल्कुल करेक्ट जवाब। क्वेश्चन नंबर 135 हमारे सामने है, 85 नंबर का सवाल है ये, और कह रहा है आपसे कि सतत विकास की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ प्रकाश में आई थी? कहाँ प्रकाश में आई थी? तो आप यहाँ पे क्या उचित समझेंगे क्वेश्चन नंबर 135 का? ब्रटलैंड रिपोर्ट। ब्रटलैंड रिपोर्ट कब आई थी? ब्रटलैंड रिपोर्ट 87। सतत विकास की अवधारणा में ब्रटलैंड रिपोर्ट 1987। ओके, यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है, सतत विकास की प्रक्रिया में, है ना। तो ये बहुत सही जवाब है आप सबका। सन 1987 में 1887 में ब्रटलैंड की रिपोर्ट को जो है लाया गया था, ठीक है, जहाँ पे सामाजिक और पर्यावरणीय आंदोलन वर्तमान की असमानता और बहिष्कार की प्रक्रियाओं में जो है स्थिरता में सामाजिक न्याय के जो आयाम थे, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय आयाम का उजागर हुआ था ब्रटलैंड रिपोर्ट के माध्यम से। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर 2 वाला ही करेक्ट माना जाएगा सतत विकास की अवधारणा में, है ना। अभिधारणा का मतलब अवधारणा को ही बताते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेंगे हम सभी लोग, और ये भी सवाल आप सबके लिए इम्पोर्टेंट बन जाएगा। 136 यानी इसका मतलब है 86 सवाल है आपके सामने कि श्रमिकों और गरीबों की सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को समर्पित जो है इंडस्ट्रियल एरियाज़ फाउंडेशन की स्थापना किसने की थी? बहुत बढ़िया सवाल आप सबके सामने है, ठीक है। इंडस्ट्रियल एरियाज़ फाउंडेशन इस्टेब्लिश्ड है, इंडस्ट्रियल एरियाज़ फाउंडेशन, सॉल एलेंस्की का नाम बता रहे हैं आप लोग। सॉल एलेंस्की इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बच्चे मेरे से सॉल एलेंस्की के बारे में, कुछ बच्चों ने लिया, पीडीएफ भी मांग रहे थे सॉल एलेंस्की के बारे में। यह एक प्रकार से इंडस्ट्रियल एरिया फाउंडेशन सन 25 मई 1940 को इसकी जो है स्थापना की गई थी। इसे इन शॉर्ट में IAF कहा जाता है। इसको आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, है ना। जो है इंडस्ट्रियल एरियाज़ फाउंडेशन याद रहेगा सभी लोगों को ना, इसके बारे में औद्योगिक क्षेत्र फाउंडेशन है ये, है ना, क्लियर रहेगा ये। और सॉल एलेंस्की ने इस पे बेसिकली समुदाय का आयोजन का एक नेटवर्क बनाया था, है ना, और स्थानीय क्षेत्र पर धार्मिक सभाओं और नागरिक संगठनों के साथ साझेदारी करता है ताकि उन्हें संगठनों के संगठन बनाने में मदद मिल सके, जिन्हें औद्योगिक क्षेत्र फाउंडेशन के द्वारा व्यापक आधारित संगठनों के रूप में संदर्भित किया जा सके। तो नागरिक को नेतृत्व में मजबूत बनाने में,
इसकी भूमिका है समुदाय का विभाजन, रेखाओं में विश्वास विकसित करने का उद्देश्य से इसका भूमिका है। स्थानीय समुदाय के नेताओं द्वारा पहचाने गए जो मुद्दे हैं उसकी क्रियाओं पर इसकी भूमिका है। तो सॉल एलेंस्की, मार्शल फील्ड और सील लुइस और कैथरीन लुइस, 4 ऐसे लोगों ने मिलकर औद्योगिक क्षेत्र फाउंडेशन, जिसको आप इंडस्ट्रियल एरियाज फाउंडेशन कहते हो, इसकी स्थापना की थी, इसी की स्थापना की थी। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये सवाल है आप सर ये सबके लिए। सॉल एलेक्सी में और भी कुछ दिए ना मॉडल्स वगैरह? हाँ, ये समुदाय के संगठन में ही आते हैं, जहाँ पे संगठनों के निर्माण, हाँ, कम्युनिटी में ही आता है सॉल एलेंस्की का नाम, जहाँ इन्होंने कार्य करने की क्षमता पे बात किया था, जिसका मुख्य उत्पाद जो है सामाजिक परिवर्तन को लेकर था, है ना। तो इन्होंने कहा था कि अब उनका जो अभ्यास है अधिक से अधिक जो है क्लाइंट या समाज के लिए जीवन स्वतंत्र और सुखी की खोज को रोज़मर्रा की वास्तविकता को जारी रखने का जो प्रयास था, ये अपने मॉडल्स के रूप में दिया। तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की जो मॉडल्स हैं उन्हीं में से कोई एक मॉडल्स इनका भी देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा सॉल एलेंस्की का नाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एलेंस्की जो है नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा कि बैंक ऑफ द यार्ड नेबरहुड काउंसलिंग का भी आयोजन सॉल एलेंस्की ने ही किया था, और शिकागो में 1939 में, जिस समय लेन कमेटी आई थी, लेन कमेटी जिस समय आई थी, उसी दौरान में यहाँ पर नेबरहुड काउंसलिंग का आयोजन भी सॉल एलेंस्की की ही बात देखने को मिलती है। ठीक है, उसमें रॉस भी हाउस मीटिंग के साथ आयोजन किया था कैलिफोर्निया में, रॉस महोदय ने भी। ठीक है, परंतु यहाँ पे सॉल एलेंस्की की भूमिका मुख्य मानी गई। ठीक है, तो बाद में इनके जो है प्रारूप वगैरह निकल के आए थे सामने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल। और एक सवाल हमारे सामने और आ गया, और ये प्रश्न है 137, यानी कहने का मतलब 87 नमूने पर आधारित है, ये सैंपल पर आधारित है। सैंपल नमूने लेने के उस तरीके को क्या कहा जाता है जिसमें नियत अंतराल के अनुसार नमूने के फ्रेम से इकाइयों का चयन किया जाता है। तो क्या वो सरल होगा, विषम होगा जिसको हम स्तरीकृत बोलते हैं या अस्तरी बोलते हैं, या अनुपातिक होगा, या सुव्यवस्थित होगा, क्या होगा यहाँ पे? ये अनुपात है किस तरह से होगा? देखिए, जहाँ आप उस तरीके को कहेंगे जहाँ पे नियत एक अंतराल बन रहा है, मतलब 5-5 का बन रहा है, 5-5, 10, 5-15, 5-25, एक क्या चीज़ होना चाहिए? अनुपात है किस तरह से? नहीं, यहाँ पे 5, मैंने 2 व्यक्तियों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, एक रेशियो का 0 से मैंने लिया। जैसे आप पढ़िए थोड़ा सा मापन स्टीवेंस के बारे में सोचिए, तो वो एक नियत अंतराल का जो नमूना होता है, एक फ्रेम में इकाइयों की बात करता है, वो सुव्यवस्थित सैंपल करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा, यानी 4 वाला ऑप्शन सही रहेगा। यहाँ पर करेक्ट जवाब माना जाएगा आपका 4। तो आप ये मत समझिए कि मैंने जहाँ 2 चीज़ों की बात हो रही होती है, 5 मतलब कोई श्याम है, ठीक, 5 श्याम ने 5 नंबर लाए, राम ने 10 नंबर लाए, तो 2 व्यक्तियों का कंपेयर करने पे हम अनुपात लगाते हैं, है ना। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो सर ये नॉन प्रोबेबल है क्या? ये सुव्यवस्थित प्रोबेबिलिटी होता है, ये नॉन प्रोबेबिलिटी नहीं होता है, प्रोबेबिलिटी होता है, ये व्यवस्थित है, नॉन प्रोबेबिलिटी नहीं है ये। प्रश्न हमारे सामने एक और है, यहाँ पे एक पूछा गया है कि किस शोध डिज़ाइन में प्रकल्पना अनिवार्य होता है ना। किसमें प्रकल्पना अनिवार्य होगा? क्या प्रयोग में, कि वितरण में, व्याख्या में, या अन्वेषण में? बिल्कुल, बहुत सही जवाब। एक्सपेरिमेंटल में आपका यहाँ पर होता है, प्रायोगिक अनुसंधान में होता है प्रकल्पना का निर्माण। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा 4 वाला, करेक्ट जवाब है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे 139 के बारे में, यानी 89 आपके सामने सवाल है कि शोध डैश मारा है इसने यहाँ पे, शोध जांच वह रणनीति है, अब इनमें से कौन सी शोध है कि जिसमें शोधकर्ता व्यक्तियों को जीवन अध्ययन करता है, यानी जीवन का इतिहास का अध्ययन करता है, और उसकी जीवनी के बारे में विवरण देता है, ये भी आप ध्यान रखना। फिर इन कहानियों को बार बार दोहराता है या दोहराती है। तो क्या आप सही समझेंगे? इंग्लिश भी देख लीजिएगा एक बार। ये जब भी कभी इस तरीके की बात आती है, नरेटिव इज़ द राइट आंसर होगा, वृत्तांत।
यस सर, वृत्तांत वाला। वृत्तांत नरेटिव। ये देखिए, आपको बता दूं, वृत्तांत की परिभाषा अगर आपको पढ़नी है तो इससे बढ़िया कोई परिभाषा मिल ही नहीं सकता पेपर से। यही परिभाषा है इसका, ठीक है। वृत्तांत एक शोध जांच की रणनीति है जहाँ पे शोधकर्ता व्यक्तियों के जीवन का इतिहास का अध्ययन करता है ना। यही आप, अगर मैं बताऊँ, कोई अगर बच्चा इसमें से स्पेशल एजुकेशन के बारे में पढ़ाई किया होगा तो उनको पढ़ाया गया होगा एक नैरेटिव थेरेपी के बारे में या नैरेटिव थ्योरी के बारे में, जो यही चीज़ें बताती है बच्चे को या शरणार्थी को या समूह को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की क्रिया में, है ना। तो वृत्तांत इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल के बारे में, और ये भी सवाल फिल इन द ब्लैंक वाला ही है, 140 है, यानी 90 नंबर का सवाल है। क्या कह रहे हो आप? चलिए अच्छा, देखिए डैश, आपकी आवाज़ सही से नहीं आ रही है, सही से आवाज़ नहीं आ रही है। आप अगर कुछ कहना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, या तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं कमेंट अभी सीन कर लेता हूँ। ऊपर वाले क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन पूछ रही है, थोड़ा बता दीजिए। अच्छा, ऊपर वाले क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका है दृश्य प्रचंडात्मक बारे में बात करा। ये एक प्रकार से नृजातीय की बात की जा रही है ना। नृवंश विज्ञान या नृजातीय शोध, इसके बारे में बात की जा रही है। मैंने अभी आप लोगों को बताया था नृवंश विज्ञान शोध क्या होता है। सर ये घटना बस बिल्कुल वही है। हाँ, नृवंश विज्ञान शोध वही आपका है ये, है ना। तो इसमें गुणात्मक अनुसंधान किया जाता है। ये सामाजिक विज्ञान में विशेष रूप से मानव शास्त्र और समाज शास्त्र में किया जाता है। अक्सर मानव समाज संस्कृतियों पर अनुभव पर आधारित डाटा को एकत्रित किया जाता है। वही आपका होता है नृवंश विज्ञान कह लीजिए, या घटना कह लीजिए, या दृष्टि प्रचंडात्मक शोध कह लीजिए। बात एक ही है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट सवाल पर कि डैश पद्धतियों में जिसमें शोधकर्ता एक तरीके से निकाले गए शोध निष्कर्षों को दूसरे तरीके से प्रतिपादित करने या विस्तारित करने का प्रयास करता है, तो वो क्या कहलाएगा कि सांख्यिकी निष्कर्ष वैधता, कालक्रमिक मिश्रित या समवर्ती मिश्रित प्रणाली। देखिए यहाँ अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, एक आपको दिख रहा है सीक्वेंस के बारे में, है ना, सीक्वेंस मिक्स्ड मेथड है कि नहीं, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, अनुक्रमित मिश्रित को बोलते हो, कालक्रमिक भी बोलते हो। बात एक ही है ना। हाँ, ये मिक्सिंग वाले। तो यहाँ अगर मैं आपसे बात करूँ ये है क्या, तो मैं आपको बता दूँ कि ये खोजपूर्ण अनुक्रमित मिश्रित जो है विधियों के डिज़ाइन को डेटा संग्रह और विश्लेषण का एक प्रारंभिक गुणात्मक चरण है। इसके बाद मात्रात्मक डेटा को संग्रहित करेगा, फिर विश्लेषण के चरण के साथ एकीकरण के अंतिम चरण या डेटा के दो अलग अलग किस्से या किस्में से डेटा को जोड़ने के साथ जो प्रक्रिया बनेगी वो अनुक्रमित मिश्रित तरीका बनेगा। अब सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश अगर आप करें, आपको बता दूं, हर यहाँ पे जो है सूचना प्रौद्योगिकी के परिप्रेक्ष्य से बात करें या किसी और दृष्टिकोण से अगर आप बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मिश्रित अनुसंधान विधि जो होता है वो अनुशासन क्षेत्रों के कई शिक्षाविद और शोधकर्ताओं के लिए पद्धतिगत पसंद का एक बढ़ता हुआ क्षेत्र है। तो सामाजिक और मानव विज्ञान में मात्रात्मक और गुणात्मक अनुसंधान दोनों के विकास और कथित वैधता के साथ मात्रात्मक और गुणात्मक अनुसंधान दोनों के संयोजन को नियोजित करने वाले अभिक्रमित मिश्रित विधि तरीकों के अनुसंधान में लोकप्रियता को हासिल करती है। तो इसलिए मिश्रित विधि अनुसंधान में मूल रूप से अनुसंधान के उस वर्ग के रूप में परिभाषित किया जाता है जहां शोधकर्ता मात्रात्मक और गुणात्मक अनुसंधान तकनीकी विधि दृष्टिकोण अवधारणा भाषा को एक अध्ययन में मिलाता है। वही आपका बन जाता है कालक्रमित मिश्रित प्रणाली या अनुक्रमित मिश्रित प्रणाली। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट माना जाएगा, जहां निष्कर्षों को दूसरे तरीके से प्रतिपादित करने या विस्तारित करने का प्रयास किया जाता है शोधकर्ता के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा यहाँ पर, ठीक है। आगे बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर हमारे सामने आ जाएगा 141, जिसको आप कहते हो 91। तो वास्तव में किसी डैश को अध्ययन में मापा नहीं जा सकता, अवलोकन नहीं किया जा सकता, यह विद्यमान रहता है, परंतु प्रत्यक्षतः
इसके प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता, बताइए वह कौन सा वेरिएबल्स होता है? नियंत्रण कंट्रोल। क्या यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 91 के बारे में, इंग्लिश दिखा दीजिए। एक आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन देखिए। कंट्रोल वेरिएबल। ओके, देख लिया आप लोगों ने, है ना? एक यहाँ पे अगर हम बात करें तो कंपाउंडिंग एक वेरिएबल्स दिया गया है, हाँ सर, तो सही है। जिसे एक प्रकार से अगर हम बात करें तो अचंभित करने की बात कर रहा है ना? अस्त व्यस्त कर देने की बात कर रहा है, वस्तु या वस्तु को गलत साबित करना। एक अगर हम बात करें यहाँ पर, अब आप थोड़ा सा इंग्लिश देखिए कि वास्तव में किसी, ठीक है, आप यहाँ पे कंपाउंडिंग कर लीजिए। कंपाउंडिंग को, वेरिएबल्स को अध्ययन में मापा नहीं जाता, अवलोकन नहीं किया जाता। आप मध्यस्थ में करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, और वह विद्यमान रहता है प्रत्यक्ष, परंतु वह प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव का पता भी लगने नहीं देता है प्रत्यक्ष रूप से। तो ये एक ऐसा वेरिएबल्स है, यहाँ पर मैं आप लोगों से कहूँगा कि ये जो वेरिएबल है, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया है भौचक चर, कंपाउंड। हाँ, ये आपका करेक्ट माना जाएगा, क्योंकि कंपाउंड जो है, कंपाउंड एक ऐसा वेरिएबल है जो आश्रित चर और स्वतंत्र चर दोनों को प्रभावित करता है, और जिससे एक नकली जुड़ाव होता है। नकली समझ रहे हो ना? और कंपाउंडिंग का कारण की अवधारणा ये है कि सहसंबंध और संघों के संदर्भ में वर्णित नहीं किया जा सकता, वही परिभाषा बताता है। ये तो वही कंपाउंडिंग कहलाता है या भौचक कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 4 करेक्ट रहेगा। देखिए, नहीं शब्द आ रहा है, तो इसलिए आप सभी लोग एक परिभाषा के रूप में अगर लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए कि यह एक ऐसा वेरिएबल है जो आश्रित और स्वतंत्र दोनों वेरिएबल को प्रभावित करेगी। पहली पॉइंट लिख लीजिए इसके बारे में। दूसरी पॉइंट आप ये लिख लीजिए कि सहसंबंध और संघ के संदर्भ में वर्णित नहीं किया जा सकता, ये कभी उसकी व्याख्या नहीं हो सकती। ये आप लिख, जब व्याख्या नहीं होगी तो उसकी अवलोकन कहाँ से हो सकता है भाई, है ना? कहाँ उसका मापा जा सकता है, जब हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर आपका 4 ही सही माना जाएगा, ना कि नियंत्रित चर माना जाएगा। हाँ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 142। तो यहाँ पे 142 में अगर हम लोग बात करेंगे तो आपके सामने आएगा 142 को अगर मैं कहूँ तो आप ये कह लीजिए कि 92 नंबर का सवाल है ये, है ना? हाँ, तो आप बताइए ज़रा मुझे कि किसी गुणात्मक शोध में नमूने का जो आकार होगा, उस आकार का निर्णय करते समय निम्नलिखित में से किन पर विचार करोगे आप गुणात्मक शोध के नमूने के आकार में? देखिए, एक आपका संतृप्त हो गया, समग्र की विषमता तो रहेगी, शोध के प्रश्न का विस्तार भी रहेगा, लेकिन ये जो संतृप्त दिया गया है एक प्रकार से क्या कहा जा रहा है, ए सिचुएशन की बात कर रहा है ना? सैचुरेशन। हाँ, सैचुरेशन क्या बन सकता है, जरा यहाँ पर देखिए। सैचुरेशन, एक बार सभी लोग इसकी इंग्लिश भी देख लीजिए ताकि स्पष्ट रहे आप लोगों को, है ना? ठीक है, सैचुरेशन का मतलब क्या बन सकता है? संतृप्त, अधिकतम, जो अगर हम बात करें परिपूर्ण या पूर्णता या तृप्त, या आपने घनीभूत पढ़ा होगा एक शब्द, है ना? तो यहाँ अगर हम बात आप लोगों से करें तो एक ऐसी प्रक्रिया बना रहा है ये संतृप्त, जहाँ आपका रिप्रेजेंट होगा शोध के नमूने का आकार का निर्णय करते समय भी इसको हम यूज लेंगे गुणात्मक शोध में, और विषमता पूर्वक को भी लेंगे, शोध के प्रश्न का विस्तार और विशिष्टता को भी लेंगे। प्रतिचयन रचना पर बल नहीं देंगे कि भाई सैंपल की रचना कैसे हो रही गुणात्मक शोध में, इसके आकार पर हम बल नहीं देंगे। तो ए बी सी जहाँ पर मिलेगा वही आपका करेक्ट रहेगा। ए बी सी अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका 3 दिखाई दे रहा है, यही आपका करेक्ट माना जाएगा, 3 वाला, ठीक है? 3 आपका सही माना जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल पर, और नेक्स्ट सवाल नंबर हमारे सामने आ गया है इस समय 143, यानी आप कह लीजिए 93 की बात करें। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शोधकर्ता उन व्यक्तियों को प्रदान करता है जिस पर उसने शोध किया है और उसके निष्कर्ष निकाले हैं, क्या कहलाएगी वो?
तो यहाँ पे देखिए शोध सेंसर अवस्था होगी कि शोध विश्लेषण होगा कि प्रत्यार्थी विद्यमानकरण होगा कि शोध सत्यापन होगा। जब इस तरीके का टफ इंग्लिश मिलेगा तो आप लोग उसकी एक बार हिंदी देख लीजिएगा, सॉरी इंग्लिश देख लीजिएगा, है ना। रिस्पोंडेड एक प्रकार से वैलिडेशन की बात कर रहा है ना। ये क्या होता है, कोई बताना चाहेगा मुझे? रिस्पोंडेड वैलिडेशन, वो उससे रिलेटेड लोग हैं जो वैलिडेशन, responsible- ओके। ये अगर हम बात करें जहाँ पे नियमों का एक सेट बनाया जाने ना, की तो कोशिश, वो जो रिस्पोंडेंट होते हैं डेटा निकालते हैं वो लोग। जहाँ पे नियमों का एक डेटा बना रहे हो, एक सेट बना रहे हो, और ऐसी प्रतिक्रियाओं के टाइप में आप किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो इसमें से कुछ मानदंडों के आधार पर एक निश्चित क्षेत्र को आप फिल करते हैं और उसी निश्चित क्षेत्र को भी आप फिर क्या करते हैं, आवश्यकता के बिना इस सुविधा का उपयोग करने लगते हैं। तो ऐसे में इसको यूज कहाँ करते हैं और कैसे करोगे आप, तो मैं आपको बताऊं, आप लोगों ने एक गूगल फॉर्म वगैरह आता है जो फिल करते हो फीडबैक वगैरह के लिए, 60 टाइप में आंसर वगैरह के लिए, वही प्रक्रिया आपकी प्रत्यार्थी विद्यमानकरण कहलाती है, जिसके द्वारा शोधकर्ता उन व्यक्तियों को प्रदान करता है जिस पर उसके शोध किया है और उसमें निष्कर्ष निकाला है। तो आप जैसे अगर आपने कोई क्लास लेते हैं तो उसके बाद आप फीडबैक का एक फॉर्म देते हैं, तो वो जो प्रक्रिया आपको आती है रिस्पॉन्सड वैलिडेशन की, वही प्रक्रिया आपकी यहाँ पे कहलाती है। ठीक है, सिंपल है ना सर, जिसके ऊपर किया है हमने वो प्रत्यार्थी बस ठीक। रिस्पोंडेंट है। बस वही आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट वही हो जाएगा, थर्ड वाला। यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ेंगे, 144 लेंगे, यानी कहने का मतलब 94 सवाल है हमारे सामने। और अगर 94 की बात करें तो किसी नमूने का निरूपण में विकृति जो तब उत्पन्न होती है जब समग्र के कुछ सदस्यों को नमूने में शामिल किए जाने के लिए चयन की संभावना बहुत कम अथवा संभावना ही नहीं होती, वो क्या कहलाती है? तो ये तो बहुत सवाल सरल था, प्रतिचयन पूर्वाग्रह कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड कहलाएगा। हाँ ठीक है, यहाँ पे थर्ड कहलाएगा। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट सवाल पे शिक्षा प्राप्ति की अवधि मापन के किस स्तर के उदाहरण पर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 95 हो जाएगा ये, है ना। स्टीवेंस की बात अगर हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपका अनुपात हो जाएगा शिक्षा प्राप्ति की अवधि का मापन का स्तर, उदाहरण माना गया है। ठीक है, शिक्षा प्राप्ति समझ गए होंगे, अंक वगैरह को रिप्रेजेंट करना या किसी और चीज़ों का रेशियो में रिप्रेजेंट करता है। थर्ड ऑप्शन सही रहेगा, अनुपात वाला रेशियो। बात करेंगे कि क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया हमारे सामने, बताइए एक बार। 96 अवधि का मतलब टाइमिंग का मापन है ना? पीरियड, हाँ, तो वो भी रेशियो में होगा। ठीक है, क्वेश्चन तो इंटरवल नहीं होगा? इंटरवल इंटरवल होना चाहिए। अनुपात एक आपका है, अंतराल थोड़ी ना बनेगा, नहीं गलत। ठीक है, अवधि का स्तर का मापा जाता है तो वो अनुपात में मापा जाएगा, करेक्ट जवाब है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्रमबद्धता समीक्षा करना है, केवल गुणात्मक अध्ययन करना है, जिसमें अध्ययनों का गुणात्मक सारांश दिया जाता है। क्या बताना चाहोगे? मेटा एनालिसिस कहलाओगे, अधिविश्लेषण आपका कहलाएगा। ठीक है, केवल गुणात्मक अध्ययन होता है। ठीक है, मेटा एनालिसिस ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट माना जाएगा, जहाँ पे गुणात्मक सारांश दिया जाएगा। गुणात्मक सारांश कहाँ दिया जाता है? मेटा एनालिसिस में दिया जाता है। ठीक है, मेटा एनालिसिस में। 97 देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसने सिद्धांत पर और शोध के बीच में संबंध को निगमनात्मक उपागम बताया? बहुत सरल सवाल है, आवश्यक है, और यह सिद्धांत परीक्षण किस पर बल देता है? 97 बहुत ही सरल जवाब, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा, निगमनात्मक हो जाएगा, मात्रात्मक। हाँ, यही ऑप्शन सही हो जाएगा, मात्रात्मक। नेक्स्ट बात करेंगे, सांस्कृतिकरण का रूप बताना है। अगर आपको मालूम होगा, बहुत अच्छा सवाल है आप सबके सामने। क्वेश्चन नंबर 98 है ना, तो ये बताओ क्या बनेगा? क्या पर संस्कृति ग्रहण बनेगा कि आपका पूर्वपेक्षी सामाजिकरण प्रतिचंत नहीं होगा? ये भी नहीं होगा। या ऑप्शन 1 होगा या ऑप्शन थर्ड होगा, दोनों में से बताइए कौन सा बनेगा संस्कृतिकरण? पहला वाला लग रहा है। हाँ, पूर्वापेक्षित सामाजिकरण आपका सांस्कृतिकरण का एक रूप है। पर संस्कृति ग्रहण जो है इसके दुबे जी द्वारा बताया गया था। ठीक है, और ये आपका सही हो जाएगा, मजुमदार। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल पर। यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर 99 है कि जब बच्चे उच्च शिक्षा, विवाह अथवा अपने कैरियर की खोज में घर छोड़कर जाते हैं तो माता पिता को किस प्रकार का सामंजस्य की सामना करना पड़ता है। ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे थर्ड, रिक्त नीड की बात कर रहे हैं आप यहाँ पर, बिल्कुल सही जवाब बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा थर्ड, है ना। इसकी इंग्लिश देख लीजिएगा एक बार सभी लोग, ताकि आपको समझ रहे, इम्पटी नेक्स्ट कहेंगे, इम्पटी नेक्स्ट कहेंगे। ठीक है भाई, जहाँ पे उच्च शिक्षा हो गया, विवाह हो गया, अपने करियर की खोज को, घर को छोड़े, हाँ बिल्कुल सही है, रिक्त नीड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट जवाब, है ना। आगे बढ़ेंगे, लास्ट सवाल आज का, और ये प्रश्न है जून 2019 का। क्लास में बने रहिएगा, मैं 15 मिनट का रेस्ट दूंगा आप लोगों को। ठीक है, 15 मिनट के बाद फिर क्लास चलाऊंगा। ठीक है, वह अवस्था जो बाल्यावस्था और किशोरावस्था को विभाजक रेखा पर शुरू होती है और उस समय को निरूपित करती है जब यौन परिपक्वता के मानदंड दिखाई देते हैं, तो क्या कहलाता है। मैंने आप लोगों को इन चारों के बारे में पढ़ा चुका हूँ, सबको बता चुका हूँ। बताइए जरा इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। सेकेंड, ओके। प्यूबर्टी स्टेज की बात हो रही है ना, प्यूबर्टी स्टेज है ना, यौनाचरण, यही ना, बोलो। सर आप एक बार इनका बता दीजिए। थोड़ा तो हाँ सर, ओके, चारों का एक बार थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए ये प्यूबर्टी जो स्टेज बताई गई है, वो अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सही जवाब जा रहा है वो सेकंड वाला सही जा रहा है, सेकंड वाला आपका करेक्ट माना जाएगा। इसमें जो स्टेज नंबर 2 की बात कही जा रही है, एक आपका होता है पूर्व यौना आरंभ, जिसको स्टेज नंबर 1 के अंतर्गत रखा गया, और इसमें कहा गया कि अंडाशय विस्तार और हार्मोन्स उत्पादन शुरू होता है, लेकिन बाहरी विकास अभी तक दिखाई नहीं देता है, पूर्व यौना आरंभ अवस्था के अंतर्गत रखा गया। वहीं जब हम बात करते हैं 8 से 14 वर्ष की आयु की बात, तो यौवन का ये पहला बाहरी संकेत मिलता है, तो स्तन विकास होता है, पहले स्तन की कलियां विकसित होती हैं, इस तरीके का स्टेज नंबर 2 में बात करते हैं हम, प्यूबर्टी स्टेज की बात करते हैं 2 में हम। और उसके बाद जो थर्ड स्टेज बन जाता है, वो स्टेज ऐसा होता है जहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो 9 से लेकर 15 वर्ष की आयु के बीच की अवस्था की बात की गई है। हालांकि वही स्टेजेस वो भी है, लेकिन यहाँ पर वहाँ आपको 8 से 14 था, यहाँ पे 9 से 15 था। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली अगर हम बात करें तो मासिक धर्म शुरू हो जाता है इस स्टेज में। और एक आता है स्टेज नंबर 4, इसमें जो बताया गया है 10 से लेकर 16 तक की, और ये स्टेज 4 कहता है आपसे कि एक प्रकार से यहाँ पर जो है नियत आधार पर होना शुरू हो जाता है। एक प्रकार से अगर मैं बात करूँ तो एक पैटर्न का विकास होने लगता है, जांघन में बालों का विकसित होना, इस तरीके की प्रक्रिया जो है स्टेज नंबर 4 में दिखाई देने लगती है। और एक स्टेज नंबर 5 आता है, जिसके 5 स्टेज होते हैं, इसमें 12 से लेकर 19 वर्ष बताया गया, और ये अंतिम अवस्था होती है। इसमें बेसिकली युवा महिला नियमित रूप से जो होता है ओव्यूलेट करने लगती है। ठीक है, तो स्तनों को शरीर के लिए पूरी तरह से विकसित हो जाना, ये स्टेज नंबर 5 के अंतर्गत रखा गया था, स्टेज नंबर 5 के अंतर्गत रखा गया था। ये 5 स्टेजेस हैं, पांचों स्टेजेस के नाम आप लोग जो है ध्यान रखिएगा एग्ज़ाम में। सर नाम क्या था इसका अच्छा नाम देखो, इसके नाम भी एक अलग अलग स्टेजेस के नाम अलग अलग तरीके से हैं। अगर मैं इसके बारे में ना आप लोगों को अलग से बता दूंगा, एक पीडीएफ है, मैंने आप लोगों को शायद प्रोवाइड भी कराया है ना, नहीं दिया होगा तो कोई नहीं, मैं पीडीएफ अभी आप लोगों को इसके जो है बारे में सेंड कर दूंगा। ठीक है, ठीक है ना, हाँ पीडीएफ उसको एक बार आप लोग जो है सीन कर लीजिएगा। और ये स्टेजेस के बारे में अगर कोई बताने वाला विद्वान था तो उसका नाम था तोमर। ठीक है, तोमर आप याद रखिएगा, तोमर ने ऐसे स्टेजेस के बारे में डेवलप करने के बारे में बात किया था। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका प्यूबेसेंट स्टेज हो जाएगा, प्यूबेसेंट स्टेज होगा, ना कि प्यूबर्टी स्टेज होगा। ऑप्शन नंबर 2 वाला करेक्ट माना जाएगा यहाँ पर, जहाँ विभाजक रेखा शुरू होती है
और यौन परिपक्वता का मानदंड दिखाई देने लगता है। तो आप समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो 2 वाला है यही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, मैं इसकी PDF आप लोगों को भेज रहा हूँ। ठीक है, बने रहिएगा। अभी आप लोगों को 15 मिनट